अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक 2.4 इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोड एक सॉलिड कंडक्टर को कहते हैं जिसको हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is a tendency to measure the gain or loss of electron। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरी सेल में, उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की टेंडेंसी कितनी है ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। इसका यूनिट वोल्ट है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रोड को कंपेयर करते हैं विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक सेल। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब हमने जिंक को कॉपर के सॉल्यूशन में डिप किया तो कॉपर ने अपना कलर चेंज कर दिया। जब हमने स्टडी किया तो हमने नोट किया कि जिंक रॉड को कॉपर के सॉल्यूशन में डालने के बाद जिंक जो था उसने ऑक्सीडेशन की, वो सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब है कि जब हमने जिंक को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और कॉपर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके डिपोजिशन की रॉड के ऊपर। इसका मतलब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया सॉल्यूशन में। रीज़न ये थी कि जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो था, मतलब रिड्यूस होने की पावर जो थी वो कॉपर से कम थी और कॉपर की रिडक्शन पावर ज़्यादा थी। इसीलिए कॉपर ने रिडक्शन की और जिंक ने ऑक्सीडेशन की। जिसकी रिडक्शन पावर कम होती है वो ऑक्सीडेशन करता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वया अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जिनको करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि जिंक और कॉपर का रिएक्शन है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना और कॉपर को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह के सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जिसमें एक रिएक्शन खुद हो और इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली इसमें हम 2 हाफ सेल लेते हैं, मतलब 2 बीकर्स लेते हैं। एक में हम वो रॉड डिप करते हैं जिसने ऑक्सीडेशन करनी होती है। उस रॉड को जिस पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं। इसी तरह हम एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें दूसरे इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और वो रॉड जो है वो रिडक्शन करता है, उस रॉड पे रिडक्शन होती है। उसको भी हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे हम लोगों ने जिंक को लिया और उसको जिंक के सॉल्यूशन में डिप किया, और दूसरे रॉड हमने कॉपर के लिया और हमने कॉपर को डिप किया कॉपर के सॉल्यूशन में। इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर और दरमियान से कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जब जिंक ऑक्सीडाइज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू वायर टुवर्ड द कैथोड और यहाँ पर आके रिडक्शन हो जाती है। इनको हम कहते हैं हाफ सेल। ये जो हर बीकर है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का, उनको हम हाफ सेल कहते हैं और ये मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाता है।
ये जो दरमियान में हमने कनेक्ट किया हुआ है ये है सॉल्ट ब्रिज। तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, जैसे इस केस में जिंक था। इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन करता है उसको हम कैथोड कहते हैं, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड जो था इस लास्ट एग्जांपल में वो कैथोड एक्ट कर रहा था क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन हो रही थी। और वन पार्ट ऑफ द सेल जहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होती है उसको हम हाफ सेल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें हम लोगों ने दो रॉड्स ली हुई हैं। जिंक रॉड को हमने जिंक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है और कॉपर रॉड को कॉपर के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चूंकि जिंक की ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है देन कॉपर, इसीलिए जिंक ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाता है और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब हम लोगों ने ये रिएक्शन स्टार्ट में किया विदाउट दिस सॉल्ट ब्रिज तो ये मूवमेंट नहीं हुई, मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ नहीं गए। क्यों? क्योंकि अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा और ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो आप नोट करें कि जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो जिंक सॉल्यूशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो जिंक है उसकी अमाउंट सॉल्यूशन में इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ आएंगे और कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कॉपर की अमाउंट सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन में बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं उसमें कैटायन और एनायन इक्वल होने चाहिए तभी सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन इस प्रोसेस से जो कैटायन है उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी और एनायन की अमाउंट कम हो जाएगी और यहाँ पर कैटायन की अमाउंट कम होगी और एनायन की अमाउंट ज़्यादा होगी। और जब भी ऐसा होता है तो रिएक्शन फिर नहीं होता। इसीलिए जब हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ किया था तो ये रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हुई। तो रिएक्शन करवाने के लिए हम दरमियान में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो है वो ये काम करता है कि वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम जिंक रॉड टूवर्ड द कॉपर रॉड तो चूँकि यहाँ पर जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो नेगेटिव कंसंट्रेशन को उसके साथ बैलेंस करने के लिए सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस तरफ को आ जाता है और वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेगेटिव आयन इस जो है पॉजिटिव आयन की इंक्रीज कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह जब यहाँ पर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है और नेगेटिव की जो है वो ज़्यादा होती है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट है वो इस तरफ को आ जाता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मटेरियल होता है वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो सकता, बट ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करवाता है। इसीलिए जो सॉल्ट ब्रिज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करता है और अलाउ करता है रॉड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, मतलब एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही होती है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। तो सॉल्ट ब्रिज का जो पर्पस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमने अभी देखा कि जिंक ने ऑक्सीडेशन की यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे थ्रू वायर टूवर्ड द कैथोड और कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिडक्शन करेंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम जिंक एनोड टू कॉपर कैथोड। ये फ्लो जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होगा जिससे करंट क्रिएट होगा। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कोई भी सॉल्ट जैसे KCl या Na2SO4 सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। हम वो सॉल्ट यूज़ करते हैं जो इनर्ट हो, यानी कि रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस करता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अभी हमने बात की कि जब भी हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो उसके लिए हम दो सेल्स लेते हैं जिसमें हम दो डिफरेंट रॉड्स को लेते हैं और उनको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट और इनके दरमियान हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब इस दौरान होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल पोटेंशियल। सो सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में यूजिंग वोल्ट मीटर, और इसका फॉर्मूला क्या है कि हम ई कैथोड को ई एनोड से माइनस करते हैं। मतलब कैथोड का जो पोटेंशियल है माइनस एनोड का पोटेंशियल, जो वैल्यू आती है वो सेल पोटेंशियल की होती है। ये काम हम करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और प्रेशर 1 atm। वो इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है, यानी कि जिसकी वैल्यू कम होती है, वो एनोड एक्ट करता है, यानी कि उसके में ऑक्सीडेशन होती है। और वो इलेक्ट्रोड जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है, यानी कि ज़्यादा बड़ी होती है दूसरे के कंपैरिजन में, वो कैथोड एक्ट करता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये फॉर्मूले के थ्रू कैथोड और एनोड की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर ये फाइंड करने के बाद आंसर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। और ये पॉजिटिव तभी आएगा जब कैथोड की वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब वो वैल्यू जो बड़ी होती है, वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको हम हमेशा कैथोड बनाते हैं, और जिसका पोटेंशियल कम होता है उसको हम एनोड बनाते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके ज़रिए हम हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। जैसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन के ज़रिए सारे एटम्स का मास फाइंड करते हैं, इसी तरह केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके बाकी मेटल क्या पोटेंशियल फाइंड करते हैं। उसके लिए हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक लगा होता है। क्योंकि हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन गैस को बबल करते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में, जो हम 298 केल्विन पे ऑपरेट करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जो पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है वो 0.00 वोल्ट है। मतलब हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं और उसको 0 वैल्यू दे देते हैं, और बाकी एलिमेंट्स को उसके कंपैरिजन में जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं वो दे देते हैं। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन जो है कैथोड पे अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और अगर एनोड एक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ऐसे, और हाइड्रोजन आयंस बना देगा। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ और हाइड्रोजन गैस को बबल किया हुआ है HCl के सॉल्यूशन में। मेथड टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। जब भी हम किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम उस मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उसके सॉल्यूशन में। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करें तो हम जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हमने एज अ रेफरेंस लिया हुआ है और उसी को यूज़ करके हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और दरमियान में हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एक तरफ हमने जिंक रखा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। अब हम नोट करेंगे कि इन दोनों को कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, मतलब जिंक से हाइड्रोजन की तरफ है या हाइड्रोजन से जिंक की तरफ है। जब हम लोग नोट करते हैं तो हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिंक से हाइड्रोजन की तरफ है। अब इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड एक्ट करेगा, और हमें पता है कैथोड वो होता है जिसका पोटेंशियल दूसरे से ज़्यादा होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा था, इसीलिए हाइड्रोजन कैथोड एक्ट हुआ और जिंक एनोड। और हम लोगों ने जो हाइड्रोजन है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू 0 कंसिडर की है, तो इसका मतलब है कि जो जिंक की वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ये मेजर करने के बाद हमारे पास सेल का पोटेंशियल 0.76 आया है।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई एनोड प्लस ई कैथोड, इसमें हम सेल पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे जो 0.76 है। और हमें पता है कैथोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ गए हैं, इसका मतलब है हाइड्रोजन कैथोड पे है और उसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। हाइड्रोजन की 0 वैल्यू पुट की, सेल पोटेंशियल 0.76 है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे और हमारे पास एनोड यानी कि जिंक का पोटेंशियल आ जाएगा प्लस 0.76, इसका और ऑक्सीडेशन हुई है। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल को देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसी को रिवर्स करके आएगी, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये है हमारे पास जिंक और हाइड्रोजन को हमने कनेक्ट किया हुआ है। जैसे भी हम लोगों ने देखा, जब हम जिंक और हाइड्रोजन को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है जिंक से हाइड्रोजन की तरफ। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो जिंक से ज़्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन ने रिडक्शन की है और जिंक ने ऑक्सीडेशन। तो फाइंड करने के बाद हमें पता लगा कि जो जिंक का पोटेंशियल है दैट इज़ माइनस 0.76 वोल्ट। माइनस में वैल्यू इसीलिए आई है क्योंकि इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है और हाइड्रोजन की 0 वैल्यू है तो जिंक की उसके कम होगी, तो माइनस में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए अब हम कॉपर को कनेक्ट करेंगे विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब हम कॉपर को कनेक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम नोट करते हैं कि जो मूवमेंट है वो हाइड्रोजन से कॉपर रॉड की तरफ हो रही है। इसका मतलब ये है जो हाइड्रोजन है उसका पोटेंशियल कॉपर से कम है। तो अगर हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कॉपर की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। वो वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे कि इलेक्ट्रॉन कितनी ईजिली मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.34 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ई सेल हमारे पास 0.34 आया है, एनोड की वैल्यू जो कि हाइड्रोजन है तो 0 है, कैथोड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है और हमारे पास आंसर आ गया प्लस 0.34 वोल्ट। इसका मतलब है कि कॉपर का जो पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है। ये हमारे पास कॉपर और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है। ये उसकी डायग्राम आ गई और हम नोट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो हाइड्रोजन से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ है। इसका मतलब है हाइड्रोजन एज एनोड एक्ट कर रहा है और कॉपर कैथोड। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस लेते हैं, क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड लेते हैं। कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को बनाते हैं जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है और एनोड उसको लेते हैं जिसकी वैल्यू कम होती है या हम कहते हैं मोर नेगेटिव होती है। तो जिसकी वैल्यू बड़ी वो कैथोड, जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो एनोड। और ओवरऑल हम इस फॉर्मूले से सेल का पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट का पोटेंशियल है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ लिखी हुई है। अब क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.5, कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द जिंक कॉपर सेल एंड राइट सेल रिएक्शन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी तरफ जाएंगे। अब है कि आपने जिंक और कॉपर के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ है या कॉपर से जिंक की तरफ है। उसके लिए आप जिंक और कॉपर दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ देखेंगे। जैसे कि जिंक की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो माइनस 0.76 है, जबकि जो कॉपर है उसकी पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो प्लस 0.34 है। पहले आप दोनों रिएक्शंस लिखेंगे। तो जिंक का पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो जिंक मेटल में कन्वर्ट होता है और इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 0.76। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ प्लस 0.34।
अब हमने देखना ये है कि इन दोनों में से किसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा होती है वो रिडक्शन करता है, यानी कि वो कैथोड एक्ट करता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 0.34 है, तो इसकी रिडक्शन होगी। तो अगर इसकी रिडक्शन हुई है तो जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। कॉपर तो एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, लेकिन जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा क्योंकि उसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम है। इसका मतलब ये होगा, हम इस रिएक्शन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स कि ओवरऑल जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे तो ये होगा, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और जिंक लॉस करके आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक एनोड होगा और जो कॉपर है वो कैथोड एक्ट करेगा। अगर हम ई सेल की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए हम ई कैथोड माइनस ई एनोड लेंगे। कैथोड पे हमने कॉपर को लिया, इसकी वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट थी, माइनस जो एनोड है वो हमारे पास जिंक है और उसकी वैल्यू माइनस 0.76 है। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। वैल्यू पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब है ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.6, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और उनका पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। एक की वैल्यू माइनस 0.25 है और दूसरे की माइनस 2.38 है। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड एक्ट करेगा। तो इसमें से निकल की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है कि उसकी रिडक्शन होगी और वो कैथोड एक्ट करेगा। और जो सेकंड है जिसकी वैल्यू छोटी है वो एनोड एक्ट करेगा और उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम मैग्नीशियम टू निकल। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, निकल तो एज इट इज़ उसका रिएक्शन होगा, लेकिन जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है उसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ओवरऑल फिर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो निकल प्लस 2 प्लस मैग्नीशियम विल गिव अस निकल प्लस Mg+2। और हम ई सेल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कैथोड पे हमारे पास निकल है तो उसकी वैल्यू माइनस 0.25 है, माइनस एनोड पे हमारे पास माइनस 2.38 है। इन दोनों को हम इनकी वैल्यू हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2.38। इसका मतलब इन दोनों का अब हम डिफरेंस लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 2.13। Concept Assessment Exercise 2.6, The Standard Reduction Potential for the following half reactions are। तो हमारे पास दो हाफ सेल्स हैं, एक की वैल्यू प्लस 0.34 है और सेकंड की 2.87 है। वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की बड़ी है, इसका मतलब है कि ये कैथोड एक्ट करेगा, इसकी रिडक्शन होगी, और सेकंड जो है वो एनोड एक्ट करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन होगी। हम लोगों ने एस्टिमेट करना है ई सेल, उसके लिए हम क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे। तो कैथोड पे हमने 2.87 लिया है, माइनस एनोड पे 0.34 लिया है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2.53। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम फ्लोरीन टू कॉपर। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, तो जब भी हम ई नॉट सेल यानी कि सेल का पोटेंशियल फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन्स के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो पॉसिबल है, वो हो सकता है।
लेकिन अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है इट मीन्स कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो खुद ब खुद नहीं हो सकता, वो फिजिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिएक्शन में टिन और आयरन जो है वो रिएक्ट करते हैं और टिन आयन में कन्वर्ट होता है और आयरन मेटल में। अगर हम इनकी पोटेंशियल की वैल्यूज़ देखें तो टिन की जो पोटेंशियल वैल्यू है -0.44 है, जबकि आयरन की -0.14 है। इन दोनों में से हम देखें तो आयरन की पोटेंशियल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसको कैथोड एक्ट करना चाहिए, मतलब इसकी रिडक्शन होनी चाहिए। इसी तरह जो टिन है उसको एनोड एक्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू कम है और इसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। जब हम एग्जाम्पल में देखते हैं जो टिन है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन ही हो रही है, ठीक है, और आयरन जो है वो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस रिएक्शन फिजिबल है। इसको हम चेक कर सकते हैं विद फॉर्मूला। हम ई सेल लेते हैं, ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो हम लोगों ने कैथोड पे जो है वो आयरन को लिया है जिसकी वैल्यू -0.14 है, माइनस एनोड को हमने लिया हुआ है, एनोड पे हम लोगों ने टिन को लिया हुआ है और उसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +0.30 वोल्ट। वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फिजिबल है। Concept assessment exercise 2.7. Using EMF data, argue on the following. Can Mg displaces copper from a solution of copper sulfate? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब हम जिंक को कॉपर के सोल्यूशन में डालते हैं तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है और रीज़न ये होती है कि जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कॉपर से कम होती है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो दूसरे को ईजिली रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह हमने ये देखना है कि कैन Mg डिस्प्लेस कॉपर। तो अगर Mg की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर से कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखेंगे, Mg और कॉपर को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम आ गया और ये हमारे पास कॉपर है। मैग्नीशियम की वैल्यू माइनस में है और कॉपर की प्लस में है। तो हम नोट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है कॉपर से, इट मीन्स कि मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है कैन आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम सेम ऐसे ही देखेंगे आयोडीन और क्लोरीन को। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें ये हमारे पास आयोडीन है और क्लोरीन हमारे पास नीचे है, ये है। अब नोट करें कि क्लोरीन की वैल्यू +1.36 है और आयोडीन की जो वैल्यू है +0.54 है। तो आयोडीन की वैल्यू कम है, इसका मतलब आयोडीन की रिडक्शन वैल्यू कम है, तो आयोडीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट है जो है इसमें हम लोगों ने देखना है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। उसके लिए हम E0 सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम नोट करते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो कन्वर्ट हुआ है एल्यूमिनियम +3 में, इट मीन्स कि एल्यूमिनियम की हुई है ऑक्सीडेशन क्योंकि उसका नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, जबकि मैंगनीज +2 से 0 पे गया है, इसका मतलब इसकी हुई है रिडक्शन। तो जिसकी होती है रिडक्शन उसको हम कैथोड पे लेते हैं और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड पे लेते हैं। अब हम इसका ई सेल की वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे जो होता है फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हम लोगों ने कैथोड पे लिया है मैंगनीज को, तो मैंगनीज की वैल्यू है -1.18, जबकि एनोड पे हम लोगों ने लिया हुआ एल्यूमिनियम को और उसकी वैल्यू है -1.66 वोल्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे, -1.18 माइनस प्लस 1.66, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे।
हमारे पास आंसर आएगा +0.48 वोल्ट। वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब है कि रिएक्शन फिजिबल है। अगर नेगेटिव में होता तो फिर फिजिबल ना होता। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।